अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी जो मंडी है वहाँ पर पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो तकरीबन 10% उनमें अब तक जो डिक्लाइन देखने में आ रहा है। आपको याद होगा हफ्ते के रोज़ आज से 2-3 दिन कबल गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई थी, ये कहकर बढ़ाई थी कि जी पेट्रोल की जो आलमी कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और चूँकि इन्होंने फ्यूचर के सौदे करने होते हैं, 2-3 माह के सौदे करने होते हैं, इसलिए इनको उनकी जो पैरिटी आ जाती है प्राइसेस के अंदर उसको एडजस्ट करना होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पे प्राइसेस बढ़ा दी जाएं। आउट ऑफ डेकरम जाकर प्राइसेस को रिविज़िट किया गया, रिवाइज़ करके उसी दिन रात 12 बजे से नई प्राइसेस जो है 55 रुपये जो है वो पर लीटर बढ़ा दी गई, डीजल की भी और पेट्रोल की भी। उससे भी तकरीबन कुछ चंद रोज़ कबल ही 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो बढ़ाया गया था। अब मामला ये है कि जब ये बात कही गई थी तो शायद आप लोगों को याद होगा जो हमारे वज़ीर पेट्रोलियम थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जी हम रोज़ाना की बुनियाद पर इन पेट्रोल प्राइसेस को चेक भी करेंगे और अगर हमें कोई रिलीफ मिलता हुआ तो वो भी हम जो आवाम है उस तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मुझे नहीं पता ये जो प्राइसेस इस वक्त आलमी मंडी में गिर रही हैं इसकी वजूहात पे तो बात करेंगे ही, लेकिन ये जो प्राइसेस हैं यहाँ पर स्टेबल रहती हैं, मज़ीद गिरती हैं या बढ़ती हैं। लेकिन चूँकि एक बिल्कुल सिंपल सी आम आदमी ये बात कहता भी है और सोचता भी है और समझता भी है कि अगर प्राइसेस आलमी मंडी में बढ़ने के बाद यहाँ प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ाई गई थी तो जो आलमी मंडी में कीमतें गिर रही हैं फिर उस तेज़ी से कीमतें गिराई भी जानी चाहिए, क्योंकि यही कमिटमेंट थी, यही प्रॉमिस किया गया था कौम के साथ कि ये जो जिस वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं वो इसराइल, अमेरिका, ईरान जंग की वजह से बढ़ी हैं, मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से बढ़ी हैं। तो अगर इनमें कोई कमी होगी तो वो आवाम तक पहुंचाई जाएगी। देखते हैं कि अब हुकूमत इसके अंदर कितनी सुरत से काम लेती है, क्योंकि बढ़ाने के वक्त बहुत सुरत से काम लिया गया था। अगर 2-3 दिन इंतज़ार कर लिया जाता, ख़ास तौर पर जब आपके पास आपने ख़ुद ये दावा किया कि आपके पास 2 से 3 हफ्तों का रिज़र्व जो है वो पेट्रोल में मौजूद था, ऑयल जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो आपका रिज़र्व है वो मौजूद था, तो अगर थोड़ा सा जल्दबाजी ना की जाती तो हो सकता है कि इतनी इस जैसे कह लें कि 55 रुपये या इस लार्ज नंबर जिसको हम कहते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट एकदम बढ़ाने की ज़रूरत शायद ना पेश आती। बाहर तौर देखते हैं कि ये ऊँट अब किस करवट बैठता है, कल क्या हालात होंगे पेट्रोलियम प्राइसेस के और कल हुकूमत क्या काम करेगी। इसके अलावा जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग की, कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक अलग से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया, रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। बहुत सारे दावे उनके ऐसे थे जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो सच्चे नहीं थे। बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको शायद सच मानना मुश्किल हो हर उस आदमी के लिए जो इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ रहा है या उसको देख रहा है या सोशल मीडिया को जो है ना वो ब्राउजिंग करता है या वो देखता है, देखने के बाद जो बात करता है। इसराइल के अंदर किस हद तक तबाहकारी हुई है, अमेरिका के मफादात को कितने बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है मिडल ईस्ट रियासतों में ख़ास तौर पर, और उसके अलावा जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वहाँ पर ईरान के अंदर, अगरचे ईरान में भी बहुत तबाहकारी हुई है, बहुत तबाही फैलाई गई है, अंधाधुंध वहाँ पर निशाना बनाया गया है मुख्तलिफ जिसे कह लीजिए अहदाफ को, या कह लीजिए कि अहदाफ नहीं भी थे तो भी शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह के एक बच्चियों का स्कूल है जिसके बारे में आज भी जो है ट्रंप साहब जो हैं वो बावजूद इसके कि उसके ऊपर जो हमला किया गया जिस मिसाइल के ज़रिए वो मेड इन यूएसए था और वो ये उसकी तौजीह और तो जिसे कह लीजिए लॉजिक दे रहे हैं कि जी ये जो है हमने कई ममालिक को दिए, जिन ममालिक को दिए उनके बारे में यकीनन पता है और इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं इनका प्रॉपर एक ट्रैक बैक कर किया जा सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तहकीकात वो कहते हैं हो रही है। सब जानते हैं कि इसराइल ने ये अटैक जो है ये शुरू किया था और ये जो बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो अटैक किया गया था इसराइल की तरफ से किया था। इनिशियली ये बात सामने भी आ गई थी। बाहर तौर ये तहकीकात हो रही हैं। जो बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले कॉन्फ्रेंस जो रिपब्लिकन के साथ उनकी थी और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, जो मुझे समझ में आई उससे मुझे ये वाज़ेह तासुर मिल रहा था कि अमेरिका अब इस जंग से किनारा कशी इख्तियार करने जा रहा है। मेरा जो तासुर है जो मुझे मिला है, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। मैं चाहूँगा पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया आसिफ वाजवा साहब ने, बैरिस्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे, इकबाल शाहिद साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर साथी हैं और बहुत दमंग किस्म के तजिया निगार हैं, कोई बात कहने से चूकते भी नहीं हैं और बरमला कहते हैं। डॉक्टर हसन ज़फ़र इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी अमूर हैं उसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी जो मेरी लास्ट गुफ्तगू थी उसके अंदर उन्होंने 2-3 पॉइंट्स ऐसे दिए थे जो
यहाँ पर अदरवाइज मीडिया में कहीं पर भी आपको नहीं सुनने और देखने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं पेट्रोल की बात भी करूँगा। मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइड पे आने और अपने मामलात की तरफ आने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनारियो देख लीजिए। सिचुएशन इस वक्त जो है, मैं चाहूँगा कि मैं डॉक्टर हसन जफर आपसे प्रोग्राम का स्टार्ट करूँ। कल आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी ट्रंप साहब की। मुझे तो उससे ये वाज़ेह तासुर मिल रहा था। एक तो मुझे कहीं ना कहीं ये शक पड़ रहा है कि इसराइल और अमेरिका के जो आपसी मामलात हैं उसके अंदर कुछ दरार ज़रूर आई है, क्योंकि जो रिफाइनरियों पे हमले किए गए थे उसके ऊपर अमेरिका की रिजर्वेशंस थी। और जो सिचुएशन इस वक्त एट हैंड्स है, हमारे सामने है, उसके अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका जो है वो अब इस जंग को वाइंड अप करना चाहता है। आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब। ये रात जो हमने ये सुनी इनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें ना बहुत कंफ्यूजन था। जी और ये कुछ जो जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे थे वो वाजे भी नहीं कर पा रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जवाब में कि उन्होंने क्या मकासद हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े हैं और हमने तवक्को से ज़्यादा नताइज हासिल किए हैं। सो ये बड़े कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे उनके जवाब। जी अब देखना यह है कि ये क्यों हो रहा है। कल आप जानते हैं कल सुबह ऑयल की प्राइस 120 पे टच हो गई थी, जी $120 पे। जी यानी कि हम गुजरे हुए कल की बात कर रहे जी हैं। जी जी इस वक्त प्राइस है 88.63। अब जी ये यहाँ तकरीबन। पे कैसे आई है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुला नहीं है। जी यूरोपियन यूनियन ने, उनके पार्टनर्स ने अपने रिजर्व्स में से 400 बिलियन बैरल ऑयल मार्केट में डाल के तो ये प्राइस को नीचे किया है। ये अनाउंसमेंट करके उन्होंने नीचे किया है। जी अब या तो इनके ऊपर प्रेशर आया है अमेरिकन की तरफ से कि वहां पे प्राइस लोकल ज्यादा हुई है, और उनको लोकल प्रेशर, लोकल उनके जो पार्टनर्स हैं, जो उनके इन्वेस्टर्स होंगे, जो उनके ऑलिगार्क्स होंगे, उनकी तरफ से प्रेशर आया होगा कि हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल फारिग हो जाएगी। फिर दूसरी चीज ये कि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने इस साल अपना डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन कर दिया, इससे ऊपर कर दिया था, जी 800 से बढ़ा के। तो उसका मतलब है वॉर की तैयारी वो पहले से कर रहे थे। अब इनके पास वो पैसे हैं। ये जो इनके 750 के करीब दुनिया में फौजी अड्डे हैं वो मेंटेन करने के पैसे हैं। तो ईरान ने भी तो अपनी साइड पे कैलकुलेशंस की होगी ना। तो जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके जो उन्होंने इनको जितना चोक किया है, तो वो कितने दिन बर्दाश्त कर सकते हैं? इनके जो गल्फ पार्टनर्स हैं वो कितने दिन इस इकोनॉमिक पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि अगर वहां पे वो वेल्स चलना रुके, क्योंकि अब उनकी लोकल जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो गई है गल्फ कंट्रीज की। जी जी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो वेल्स बंद हो गए हैं। जब वेल्स रीस्टार्ट होंगे उसके लिए नई एक प्रॉब्लम आएगी। उन वेल्स को रीस्टार्ट करने में भी ज्यादा जी यानी एफर्ट करनी पड़ती है, खर्चा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीप्लाई हो गए। फिर 2 रात पहले हमने ये भी देखा कि ईरान की तरफ से बहुत शदीद हमला था इसराइल पे। जी और जैसे अब वहां तो टोटल ब्लैकआउट है, हमें हमारे पास कोई एक्यूरेट खबरें तो नहीं है, जो सभी देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, वो हम भी देख रहे हैं। जी लेकिन उससे अंदाजा क्या होता है कि कोई ऐसी स्ट्राइक हो गई है जो कि बहुत पेनफुल थी इसराइल के लिए। कोई ऐसा डैमेज हो गया है। नेतन्याहू के भाई का नाम आ रहा है कि उसकी हलाकत हो गई है। जी हाइफा ऑयल रिफाइनरी की हलाकत मतलब उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है। यस पानी की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। देखिए कौन सी वो सिचुएशन होती है जिसके ऊपर कोई मुल्क हथियार डालता है। ये सोचे कि खुराक की कमी हो जाए, पानी की सप्लाई बंद हो जाए। बिजली के बगैर तो इंसान गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर वाइड स्प्रेड आपकी ऑयल वाटर सप्लाईज बंद हो जाए और आपकी लार्ज पॉपुलेशन जो है वहां पे कहत पड़ने का खतरा बढ़ जाए, ऐसी सूरत हाल में हथियार डाले जाते हैं। अगर तारीखी तौर पे देखें, क्या ऐसी कोई सूरत हाल इसराइल में पैदा हो गई है इस वक्त। और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कौन सी ऐसी खबर है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ऐसा फैसला कर रहे हैं, या वो ये सारी बात सुना के अभी भी कोई चाल चल रहे हैं? हो सकता है कि 2 दिन के बाद कोई नई सूरत हाल पैदा हो जाए। तो लेकिन इतनी डॉक्टर हसन ये भी तो हम सिर्फ ये पॉइंट्स भी तो अपने सामने रख सकते हैं। हम हतमी तौर पे नतीजा ड्रॉ करने की पोजीशन में इस लम्हे में नहीं है। मैं छोटा सा डॉक्टर साहब, ये जो रूसी सदर से बात की गई है बहुत सोच समझ कर यकीनन की गई होगी कि इतनी नॉर्मल रूटीन के अंदर ये बात नहीं होती। रूसी सदर के बिहाफ पे ये जो गुफ्तगू है कि रूसी सदर, ये जो खबर आई है कि रूसी सदर ने उनको जंग ख़त्म करने का मशवरा दिया है, चाइना और उन्होंने ईरान को जो है वो अप्रोच किया है जंगबंदी के लिए, ये कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं ना, और इसकी कोई रीज़न भी होगी। बिल्कुल हो रही हैं।
इसमें एक बहुत अहम खबर ये है, मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूं साहब। ये है ड्रूजबा पाइपलाइन है। ड्रूजबा पाइपलाइन ये जाती है ईस्टर्न रशिया से सेंट्रल यूरोप में और स्लोवेकिया और हंगरी से गुजरती है। जी। स्लोवेकिया एक्स्ट्रा बिजली यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा था, परसों उन्होंने ये बिजली बंद कर दी है यूक्रेन को देना। हंगरी से जो पाइपलाइन आ रही थी स्लोवेकिया, वो उन्होंने बंद कर दी है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, लैटविया के अंदर इधर। अगर तो अब इनकी कंसंट्रेशन यहाँ हो जाती है और इनका असले का जो स्टॉक है वो कम हो जाता है और वो यूक्रेन सप्लाई करने के काबिल नहीं रहते। अब ये तो हमें नहीं पता कितने दिन का बाकी है कि क्या हिसाब किताब है। तो उसमें फिर प्यूटन के साथ जो 1 घंटे की कॉल हुई है, प्यूटन ने क्या बताया है कि वो कोई प्लेजेंट्रीज तो एक्सचेंज नहीं हुई है ना जी। 1 घंटे में उसने सिर्फ यही समझाया होगा कि ये खेल अगर आप ईरान पे जारी रखेंगे तो फिर यूक्रेन को आपको हमारे हवाले करना होगा, फिर आप यहाँ से पीछे हट जाएं। अब वहां से पीछे हट जाएं जहां पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं, और यूरोप का भी स्टेक बहुत हाई है वहां पर। तो अब मसला ये है कि दोनों तरफ से फंस गए हैं। इनका ख्याल था 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा ईरान का, वो काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, सो दैट सिचुएशन आज 11वां दिन है हमले का। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी तफसील से बात हुई। मैं चाहूँगा कि आसिफ वाजवा साहब ये बताइए कि अब हम ज़रा थोड़ा सा ये जो लोकल बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हुकूमत है ये बड़ी तेज़ी से भागम भाग गुजरा आए और आके उन्होंने वो इजलास भी किए और फ़ौरन उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। हमें वो तेज़ी आज नज़र नहीं आई जब 10% प्राइसेस जो हैं वो ऑयल की गिर गई हैं। क्या हुकूमत जो है वो प्राइसेस कम नहीं करना चाहती, या ये जो अपने ऊपर ये जो धब्बा लगवाया है पेट्रोल की कीमतें बढ़वा के, इससे क्या हासिल होगा गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल है। जब पाकिस्तान के अवाम को 8 दिन पहले 8 रुपए और 8 दिन के बाद 55 रुपीज पर लीटर जब रेट्स बढ़ाए गए हैं, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ बी पोलिटिकल वर्कर ऑफ PMLN कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत अवाम की या राय आमा की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहती। ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, बहुत सख्त फैसला हुआ है। उसकी रीजन क्या थी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर रीजन ये थी, देखें कि कहीं ये ना हो कि हमारे पास स्टोरेज खत्म हो जाए। हमारे पास देखें जब आपने हुर्मुज़ को बंद किया गया उसके बाद फौरी तौर पर यह फैसला किया गया, और ये जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है या जो दूसरी कंपनी जिनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि वो हमें ये फ्राहम कर रही हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उनकी डिमांड थी कि हमें फौरी तौर पे आप पेमेंट्स भी करें और हमारे रेट्स भी बढ़ाएं। अगर हमें आपने रेट्स ना बढ़ाए तो हम नए सौदे करने के काबिल नहीं रहेंगे। हमें अगर रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम सेकंड ऑप्शन को नए रेट्स के मुताबिक हम ला के दे सकेंगे, अदरवाइज हम आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे। और मैं एक बात बड़े वसूख से ये कहता हूं कि जिस दिन रात को ये तकरीर हुई है रेट्स बढ़े, उस दिन शाम से लोगों ने, जब उनको पता चला कि आपने उसको बंद कर दिया गया है, तो लोगों ने इसलिए पेट्रोल लेना नहीं शुरू किया था। लाइनें नहीं लग गई थी कि ये महंगा होने जा रहा है। लोग ये सोच रहे थे कि शायद गवर्नमेंट के पास या पेट्रोल पंप्स के पास ये जखीरा खत्म होने जा रहा है और हमें नहीं, ये तो लोगों ने नहीं, ये तो 1-2 दिन पहले आपके जो औरंगजेब साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये बात बता चुके थे कि आपके पास कितने दिन का ऑयल रिजर्व पड़ा हुआ है, और उतना यकीनन हमारे पास हम मेंटेन भी करते हैं। हम 70 दिन का नहीं करते, लेकिन हमको 20-25 दिन का, 30 दिन का पेट्रोल तो हम लोग रखते हैं। 1 माह का तो हमारे पास रिजर्व होता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सर क्या एक दिन करके आज 12 दिन नहीं हो गए? क्या इस तरीके से अगर 30 डेज गुजर जाए और गवर्नमेंट जो है प्री प्लान ना करे, मैनेज ना करे, तो 30 दिन गुजरने के बाद गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी? और आप समझ सकते हैं, आप सब लोग बड़े सीजन्ड हैं, आपको मुझसे बहुत ज्यादा आपका नॉलेज है, आप बड़े बाखबर साथी हैं कि क्या पेट्रोल के बगैर कोई चीज चल सकती है? हर चीज जैम हो जाती है सर।
आपकी बिजली, अच्छा, ये आपका बताएं, इंडस्ट्री, आपका वैसे तो जो सप्लाई अगर होगी, सप्लाई लाइन कहीं खुली होगी तो ही पेट्रोल मिलेगा, चाहे वो $108 का आप सौदा कर ले या $150 का कर ले या $200 का कर ले। सप्लाई लाइन बंद रहेगी तो वो प्रॉब्लम अपनी जगह एग्जिस्ट करती रहेगी। आप सौदे जरूर कर सकते हैं लेकिन पेट्रोल पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये एक अलग डिबेट है। आपने हरमुज का मामला अपनी जगह है, वो भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी थी ईरान ने कि सिर्फ इसराइल और अमेरिका के जहाज़ों के अलावा बाकी जहाज़ यहाँ से गुजर सकते हैं, और हमारे पास जो दोस्त ममालिक हैं उनकी भी कंडीशंस हमारे साथ हमारे सामने हैं। ये बातें हैं, हो सकता था 2-3 दिन अगर वेट कर लेते तो शायद बेहतर पोजीशन में होते फैसला करने की बात, और जो भी फैसला किया गवर्नमेंट का वो अपना फैसला अपनी जगह। अब बताएं कि क्या ये जो इस वक्त प्राइसेस गिर रही है इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट रिलीफ देगी या हफ्ता वेट करेगी जिस हफ्ते की प्राइस उन्होंने अनाउंस की थी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली इसके ऊपर मीटिंग्स जारी है और बेशुमार प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, और ओगरा के साथ दोबारा से मीटिंग्स हो रही है। ये जो लोग सरमायादार है, जो कंपनीज है, उनके साथ मीटिंग्स जारी है कि हमें फौरी तौर पे हमने रेट्स को रिड्यूस करना है, ताकि जिस कदर हमने बढ़ाया था, अगर आपके सौदे फौरी तौर पे लो रेट्स पे हो रहे हैं तो हम आपको ज्यादा पेमेंट्स आवाम से लेकर के नहीं दे सकते। आप देखेंगे कि 8 दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही जब अगर देखें, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं निशात साहब, ये बात दुरुस्त है, ये सोशल मीडिया पे भी, जजीरा टीवी पे भी और स्टेटमेंट भी है उनकी कि हम दीगर ममालिक के जहाज बंद नहीं कर रहे, लेकिन जब से उन्होंने बंद की है किसी भी मुल्क का एक भी बहरी जहाज वहां से गुजर नहीं सका सर। नहीं, वो ठीक है, वो स्टेटमेंट और चीज है जी, वो ठीक है, वो कोई चीज वहां से गुजर नहीं सकती। वो फुजैरा के रास्ते दूसरे रास्ते भी जो है वो ऑप्शंस मौजूद बाहर तौर थे, हम भी इसको यही ऑप्शन था गवर्नमेंट के पास कि हम ज्यादा रेट देके किसी दूसरे रास्ते से, अल्टरनेटिव रास्ते से हम अवाम को अपनी जो हमारी बड़ी सख्त जरूरत है उसको पूरा करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर शाहिद साहब ये बताइए, क्योंकि काफी देर से वेट कर रहे हैं, इकबाल शाहिद साहब भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, शॉर्ट सा ही जवाब दीजिए, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है उसी सूरत से ये पेट्रोल की प्राइसेस कम भी करेगी, और ये जो जितने प्राइस जो बढ़ाया था, जो स्टेप था, जिस तरह भी लिया गया, गलत था या सही था, इस बहस से निकल कर आने वाले वक्त के अंदर क्या गवर्नमेंट उसी तेजी के साथ अवाम को रिलीफ देगी, आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने शो में इनवाइट किया। सर, गुजारिश ये है, जब से हुकूमत आई है इसमें मुझे कहने में कोई जरा बराबर भी शक नहीं कि इनको हमेशा से गवर्नेंस का इशू रहा है, इनसे मुल्क गवर्न नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस तरह आपने पहले खुद ही यू राइटली सेड कि यही हुकूमत कह रही थी हमारे पास 30 दिन का रिजर्व पड़ा हुआ है और अभी कोई इस तरह का इशू नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब इन्होंने देखा कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश आ रहा है और पेट्रोल पंप्स के लोग अपनी मनमानी करते हुए लोगों को जो है वो होर्डिंग वाली साइड पे जा रहे हैं, लोगों को पेट्रोल या डीजल नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा इससे बहुत बेहतर है कि अगर ये होर्डिंग वाली साइड पे जाएं, क्योंकि ये गवर्न नहीं कर पा रहे, इससे उस तरह जो है ये पेट्रोल पंप्स को रेगुलेट नहीं किया जा रहा था एट द ग्रास रूट लेवल। तो इन्होंने पेट्रोल पंप्स वालों को या कंपनीज को एक एबनॉर्मल प्रॉफिट 55 रुपए का दिया। और आपने ये देखा कि ये जो जिन दिनों के अंदर ये बातें चल रही थी, ये सारे के सारे मामलात को, तो उन दिनों के अंदर हुकूमत बार बार ये कह रही थी जी कि हम इसके ऊपर एक जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे, और जिस दिन उन्होंने बढ़ाया पैसे और उस दिन उन्होंने कहा जी हम डे टू डे मॉनिटर करेंगे। अब $100 से नीचे आ गई है प्राइस। क्या पाकिस्तान के अवाम को कुछ मिला? और मैं पीछे अगर चला जाऊं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इनके साथ गवर्नेंस का इशू है, आज से 2 महीने पहले पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आलू के काश्तकार को कॉम्पनसेट करेंगे, वो बहुत परेशान है, तंग हाल है, हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे। मुझे बताएं किसी किस्म की कोई पॉलिसी उस हवाले से आई, बल्कि ये जरूर आ गया कि आगे जिम्मेदार ने अब जो है वो मकई लगानी है तो 55 रुपए के डीजल का उसके ऊपर और बर्डन डाल दिया है कि वो बिल्कुल फिक्स्ड है। आलू में तो उसको पहले कुछ नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो 40 लाख लोग, इनके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो गए पिछले 1 साल के अंदर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी नेगेटिव के अंदर है। 35 बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से अपना कैपिटल निकाल के चली गई हैं, जिनके अंदर शेल पाकिस्तान है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उबर है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इशू ये है कि लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं है, और उसकी बेसिस है इस गवर्नमेंट के पास ना तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्टेड है, जो IMF की
जो बात होती है उसके ऊपर मनोवन अमल करता है। इन लोगों की जो फलाह या बहबूद या उनके साथ किसी किस्म का कोई हौसले वाली बात इनके अंदर नहीं है। अब गुजारिश ये है, आपको याद होगा 2019 के अंदर जब कोविड का इशू आया, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस वक्त अक्रॉस द बोर्ड था कि लॉकडाउन कर दें। अच्छे हालात के अंदर हर कोई परफॉर्म कर लेता है, मजा तब आता है जब बुरे हालात के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस दें। ये तो एकदम इनके हाथ पांव फूल गए, इन्होंने कहा पता नहीं क्या बन जाना है, रातों रात इन्होंने फैसला किया। प्राइम मिनिस्टर अगले दिन आकर बात कर रहे हैं, उससे एक दिन पहले रात 11 बजे आउट ऑफ द ब्लू जो है आपके एनर्जी मिनिस्टर अली परवेज साहब वो आ जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं कि हम 55 रुपए प्राइस बढ़ा रहे हैं। और अगले दिन जब आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम ये ऑस्टेरिटी मेजर्स दे रहे हैं, हम अपने जो है वो जो हमारी रैपिड बस सर्विस है उसका हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे, हम इम्पैक्ट नहीं जाने देंगे। उसके बाद इनको ऑस्टेरिटी मेजर्स याद आ गए और उन्होंने वो सारे मेजर्स जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने लिए थे दे स्टार्टेड। अच्छा, वैसे बैरिस्टर साहब माजरत चाहूंगा, ये उससे पहले ये थोड़ा सा मेरे लगता है टाइमलाइन में कोई गड़बड़ है। जो उससे पहले ये मीटिंग हो चुकी थी विफाक की तरफ से सीएम्स के साथ, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर गुफ्तगू जो है वो बल्कि चीफ मिनिस्टर्स को जो विफाक समझ रही थी या सोच रही थी उससे आगाह भी कर दिया गया था। तो वो ऐसी बात नहीं है कि केपीके की ऑस्टेरिटी मेजर्स पे ये सबको याद आया, ऐसा नहीं था। विफाक ने मेरे हिसाब से जो है वो इनिशिएटिव लिया हुआ था और चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हो चुकी हुई थी, उनको ये बता दिया गया था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद ये अनाउंसमेंट केपीके की तरफ से भी आई, पंजाब की तरफ से भी आई, बलूचिस्तान और सिंध की तरफ से भी आई। तो बहरहाल मैं ये थोड़ा सा चाहूंगा, मैं जरा क्योंकि इकबाल शाही साहब बहुत देर वेट करना पड़ा है, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा न्यूट्रल रहते हुए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की गई हैं। गवर्नेंस में जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये कहती है कि हमें जो चीज़ हमने इंश्योर करनी थी वो एक्चुअली सप्लाई है, क्योंकि हमें सप्लाई इंश्योर करनी थी। अगर सप्लाई ना होती तो फिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा जंप कर सकती थी। तो दो काम किए उन्होंने कि उन्होंने प्राइसेस ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना थोड़ा आगे जाके बढ़ा के, एक तो होर्डिंग को उन्होंने कंट्रोल किया और दूसरा ये है कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि हमें ऑयल हर हाल में नई प्राइसेस जैसी भी हों, हमें ऑयल की जो सप्लाई है वो हम इंश्योर करते रहें उस सेकंड रास्ते की जिसकी मैंने बात की थी उसके ज़रिए। आपको लगता है यहाँ गवर्नेंस की कमज़ोरी है ये, या अगर फ़र्ज़ कीजिए 2-3 दिन वेट करके करते लेकिन फिर जो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हैं वो भी बढ़ सकती थी, क्योंकि सौदे फिर उस हिसाब से ना, क्योंकि फ्यूचर के सौदे आप कर रहे हैं। अब आज की कीमत के ऊपर पेट्रोल नहीं खरीद रहे होते, आप 3 महीने पहले सौदे ले कर रहे होते हैं, आज से 2 महीने बाद किया है, फिर इसको जज करना, इसके ऊपर बात करना, यही काम है मिनिस्ट्री का, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली काम चल रहा होता है। तो आपको लगता है कि ये गवर्नेंस की फ्लॉ है जिसकी तरफ बैरिस्टर साहब असल में ये है कि झूठ के कोई पाँव होते नहीं हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है आपको पता है कि अगर आंसरेबल हो तो आंसरेबल है ही नहीं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो जो तेल ज़ख़ीरा करने वाली कंपनी हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये शराइत रखी, इसका मतलब गवर्नमेंट उनको आंसरेबल है, अवाम को नहीं। अगर इतना बड़ा फैसला था तो हर छोटे से छोटे केस के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं, तो ये भी समझदारी से वो बुलाते, वो कोई अच्छी तजवीज़ आ जाती। दूसरा, कैबिनेट में भी आपने देखा, कैबिनेट का इजलास कभी आप अटेंड करें आपको पता चल जाए कि वन मैन शो होता है, बिल्कुल साइलेंट। अच्छा, अब ये है, ये बिल्कुल बोदा झूठा बयान है, जिस तरह की जी वो खुद गवर्नमेंट ने कहा 28 दिन का स्टॉक मौजूद है। अच्छा, गवर्नमेंट के पल्ले से कुछ नहीं जाना था, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होना था। जो स्टॉकिस्ट थे उनके पास तेल मौजूद था, वो पुराने रेट पर वो बेचते और नए सौदे करते तो नए सौदे आ जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब तो घुमा फिरा के पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिस्ट, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, ये चीज़ हजम नहीं होती। ये इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, कम से कम 20 बिलियन रुपए का। ये स्टॉकिस्ट कौन थे? सूरत यार ये है कि है कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखें, अब यहाँ तो सिर्फ आप करेले पकाने पर, टिंडे पकाने पर ही प्रोग्राम कर सकते हैं। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। जिंदा कौमों के जो ख्यालात होते हैं, उनके अजहार है, वो किसी को कुछ नहीं कहता। बड़ी दुनिया में अमेरिका जैसे मुल्क में थिंक टैंक्स होते हैं। ये आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दे रहे हैं, जो आज वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 3 उसी का बात है। अब ये है कि इससे पहले भी काफ़ी पाबंदियाँ थी। दुनिया में थिंक टैंक होते हैं, बाकायदा बीमारी को डायग्नोज करते हैं। गवर्नमेंट गुस्सा नहीं करती, एक्शन नहीं लेती, सोचती है, हम ही आंख बने होते हैं, उस पर सोचते हैं। अब यह है कि मुझे बताइए, गवर्नमेंट की हम वकालत करना भी चाहें तो कहाँ से लाएं? मुझे बताइए कि लेवी मैंडेटरी होता है?
ये मैंडेटरी नहीं होता। लेवी तो चलो आप IMF की नो सर ना, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जब आप किसी ऐसे मसले में फंस जाए, डिजास्टर हो जाए, या कहीं आपने समझ लो कोई ऐसा वेपन बनाना है। से पिछले 78 साल से हम उसी 78 साल से 20-25 इसके रेशो है। आप एक मैं कह रहा हूं पिछले 78 साल से हम जो है क्राइसिस में ही चल रहे हैं। हाँ जी, उससे बाहर नहीं निकल पाते। राइट। 60 रुपए जो है ये इसकी बॉर्डर लाइन है। अब इसके साथ 20 रुपए उन्होंने भी अपना मुनाफा लगा लिया। आप देखें ना, पढ़े ना, उन्होंने अपना रेट भी 20 रुपए साथ अपना लगा लिया आवाम को खुश करने के लिए कि चूंकि हमें बहुत ज़्यादा IPP को पैसे देने हैं। और IPP कौन है ये सबको पता है। देखो ये बात तो करनी पड़ती है ना, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सूरत हुकूमत इस मसले में 100%। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो मेरे कायद हैं उन्होंने कहा है कि मेरा दिल नहीं मानता था, दिमाग कहता था हो जाएगा। भाई या तो उसको मान लो या उसको मान लो। ये सच्ची बात है, मुतासर हो रहा है। और आम आदमी जिसके पास मोटरसाइकिल के पास 1 लीटर तेल डलवाना, उसकी कैपेसिटी ऑफ परचेज इतनी है। जी सही कह रहे हैं आप। और जिसने लैंड क्रूजर 60,000 का तेल डलता है इस्लामाबाद जाने को, उसको 5,000 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 5500 रुपये का। इसके साथ जुड़ी हुई इकानमी आप देखें। अब बिल्कुल तो आपने दुरुस्त कहा कि अगर यही बात डॉक्टर साहब की मान ली जाए, डॉक्टर हमारे दोस्त हैं जो, तो भाजपा साहब, तो फिर तो आज 3 टैंकर आपके जहाज़ टैंकर लेके फुल पेट्रोल के कराची एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, कराची बंदरगाह पर आ चुके हैं। लेकिन ये तो पुराने सौदे होंगे ना, ये तो आज सौदा होगा। हाँ जी, पुराने सौदे। हाँ। अच्छा, आ भी चुके हैं ना किसी रास्ते से, आज पहुंचे हैं। फिर यह है कि अब आप देखें कि जब वो आ गए हैं तो तेल लोगों को मिल रहा है। अब ये कहते हैं, अब रोजाना आप एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका सोचें, कोई स्टॉक ना करे। भी अब स्टॉक करके किसी ने करना क्या है? अब तो कहेंगे बिक जाए, अब तो है बिक जाए। बत्ती नहीं जली हुई, बाथरूम नहीं बना हुआ, ये है गवर्नेंस चल रही है इस वक्त। जो छापे पड़ रहे हैं हमें सारा दिन आप देखते रहते हैं। आपका बाथरूम ठीक नहीं है, आपने बत्ती नहीं जलाई हुई, तेल आपके वो ड्रिप ठीक नहीं है। अब भाई असल तो मसले को हल करो। असल मसला यह है कि इसके साथ जुड़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन, आम आदमी का सफ़र, ईद की खुशियाँ, रोज़ों के दरमियान आपने जो किया है, कुछ आपने दूसरे अखराजात को कम करके, अखराजात क्या कम किए? मुझे बताइए, जितने लंबी लंबी लाइनें चलती हैं उसमें 2 गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, चीज़ वहीं रहेगी। 4700 सीसी, 1300 सीसी, 2600 सीसी, 3 गाड़ियाँ पिछले दिनों ने दी हैं। IMF उस वक्त तो कुछ नहीं नाराज़ होता, वो नाराज़ हमेशा होता है किसी गरीब को सब्सिडी देने में। असल हुकूमत को ये सोचना चाहिए, ये पाकिस्तानी अवाम है, आपसे रोमांस भी करते हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं तो सोचें उनके मतलब इतना आसान से नहीं है। और दूसरा, 2-4 आदमी फैसले करते हैं। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि इस वक्त किसी की नीयत पर शक नहीं है, ख़ास तौर मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस दौरान जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ 4-5 लोग, उनका तो फ्यूचर ये है कि लड़ाई लगी रहे, सुलह ही ना हो। और आप देखें वो कौन है, तलाश करें, और वो भी तलाश करें, हम भी तलाश करते हैं। सूरत इस वक्त आवाम का हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं, और हुकूमत का आवाम के साथ मसाइल के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक, मैं चाहूँगा बाजवा साहब, अगर आप फटाफट इन शॉर्ट कोई जवाब देना चाहते हैं तो दे दें, फिर मैं डॉक्टर हसन जफर की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो मामलात जो जिसकी वजह से ये सारा मामला यहाँ पर भी ख़राब हुआ है उस पर भी बात करते हैं। अगर आप कोई जवाब देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं फिर आगे उधर जा सकूँ। देखिए सर, मैं ये कर दूं, ये जो इकबाल शाह साहब ने कहा है कि 3 जहाज आ चुके हैं, मैं आपसे बड़ी गारंटी के साथ ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर मीटिंग्स जारी हैं। अगर उन्हीं रेट के ऊपर या आइंदा चंद हफ्तों में या चंद दिनों में जो रेट्स डिस्काउंट होने जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह आवाम को नए रेट के ऊपर डाउन करके रेट्स को डिक्रीज करके आवाम को पेट्रोल देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये तयशुदा बात। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो आपको इकबाल शाही साहब मुबारक हो, गवर्नमेंट तैयार है, तमाम जो आवाम है उनको। अच्छा डॉक्टर हसन, अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट जो बात है, ये जो इस वक्त सिचुएशन है ईरान की, इस वक्त ईरान किसी तौर जो है हमें किसी तरफ जैसे कह लीजिए कि जंग बंदी या इससे मुतल्लिक बात करता हुआ फिल वक्त तो नज़र नहीं आ रहा। मुज्तबा जो हैं नए सुप्रीम लीडर हैं, वो ऑलमोस्ट उसी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो आयतुल्ला अली खामनाई की थी। इस जो पॉलिसी का तसलसल है, इसके साथ आपको लगता है कि यूएस या इसराइल इससे एग्री कर सकते हैं किसी लेवल के ऊपर, या वाकयातन जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो जो बीच में बातें, क्योंकि ट्रंप साहब आपने खुद बताया कि कंफ्यूज थे, मेरा तासुर अपनी जगह, लेकिन कंफ्यूजन में जो बातें वो कह जाते हैं, बहुत सी बातें जो कहीं भी नहीं जानी चाहिए एक्चुअली इस लेवल के ऊपर, लेकिन वो चूंकि बरमला कहते हैं बहुत सी बातें और मुख्तलिफ अंदाज से कहते हैं, इसलिए किसी वक्त भी कहीं पर भी वो यू टर्न भी बड़ी आसानी से ले सकते हैं।
आपको लगता है कि क्या ट्रंप जो वो कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते, और जो जिस बर्बादी की वो बात कर रहे हैं या जिस लेवल की वो बात कर रहे हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि जी ये लेवल ये होना चाहिए कि वो हमारी मर्जी से वो रियासत चले, आपको लगता है कि क्या ईरान उस तरह की डिक्टेशन लेकर जो यानी कोई ऐसा ला सकती है रहनुमा सामने जो डिक्टेशन यूएस की डिक्टेशन से आगे चले और इसराइल के लिए खतरा ना हो? नौशाद साहब, ट्रम्प साहब जो बातें करते हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटेड बात कर रहे होते हैं। वो कभी भी ऐसा, वो हमें लगता है या उनका तासुर ये मिलता है कि वो इस किस्म की बात यानी रेकलेसली करते हैं। आप उनकी स्टेटमेंट देखें, इन अल्फाज को पढ़ें, ईरान वॉर विल बी ओवर प्रिटी क्विकली, ये उनके अल्फाज, प्रिटी क्विकली, बट यूएस हैजंट वन इनफ। अभी काफी फतह हासिल नहीं हुई है और जल्दी खत्म हो जाएगी। ये काफी के ऊपर ही तो सवाल हुआ था कि काफी आप क्या समझते हैं? काफी डेफिनेशन क्या है? जल्दी की डेफिनेशन क्या है उनकी? 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, और मजीद फतह कितनी हासिल करनी है हमें नहीं पता। अब कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्ले आउट होंगी अभी आहिस्ता आहिस्ता। ये जो ऑयल ऊपर गया 120, फिर नीचे अचानक उन्होंने डिप मारा, उसको 88 पे लेके आए, $32 का फर्क एक दिन के अंदर। ये पैसा किसने कमाया होगा? इस पे भी जरा गौर करें ना। हाँ, वो कंपनीज तो वही हैं जो देखिए, लीड कर रही हैं। ट्रे में सामान रखा हुआ है, आप एक तरफ से उसको उठाएंगे तो वो सामान दूसरी तरफ लुढ़क के जाएगा ना। यानी जब एक साइड लूज कर रही होती है तो कोई दूसरी साइड गेन भी कर रही होती है। एक वॉर की इकोनॉमी भी चल रही है पीछे। हाँ जी, कहीं से असला सप्लाई हो रहा है, कोई किसी के नुकसान का फायदा उठा रहा है। जैसे हमने दुबई में सुना कि जो लोग छोड़ के गए $5-5 लाख के जहाज वहां पे जो है वो चार्टर कराए गए, तो आप सोचेंगे ट्रांसपोर्टर्स ने कितना कमाया हो। सो हर क्राइसिस में कोई बेनिफिट करने वाली पार्टी भी होती है, और उस बेनिफिट करने वाली पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं होता कि वो जंग रोकी जाए। तो ये पैसा भी तो कोई कमा रहा है ना। और आप ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा ट्रांजैक्शनल आदमी कोई ऐसी कार्रवाई में दिलचस्पी लेगा जिसके अंदर उसको कोई गेन्स ना हो, उसको कोई हासिल ना हो रहा उसके अंदर? लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये बड़ी जरा इनडाइजेस्टेबल बात होती है कि अगर ये कहा जाए कि हम सिर्फ इस बात के ऊपर कि ये वॉर इकोनॉमी है या पेट्रोल प्राइसेस पे ये जो $32 या $50 फी बैरल अगर हम कोई कमा रहे हैं, और इसके लिए आप रियासतें जो हैं, रियासतें उजाड़ के रखते हैं, आप जो है इस लेवल की जो है वो किलिंग्स करें, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइबल होता है? क्या वो लोग ये कर सकते हैं और इसको जस्टिफाई कर पाते हैं? सब कुछ बाय डिजाइन होता है नौशाद अली साहब। पिछले साल से देखें क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज को क्रैश किया जा रहा है बहुत, क्योंकि असल मकसद तो क्या है? कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। रियल प्रॉब्लम चाइना को कंटेन करना है। उनकी मंडियां खराब कर दी हैं, उनकी तेल की सप्लाई खराब कर दी है, और उसके साथ ही इन्होंने अपने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ क्या किया है। यूरोप देखें, अमेरिका सुपर पावर कैसे बना था? यूरोप को जला के अमेरिका सुपर पावर बना था। यही किया था ना इन्होंने। वर्ल्ड वॉर में आग लगाई थी 1935 में, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था अमेरिका में, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो उन्होंने क्या किया था उसके जवाब में? 39 में वर्ल्ड वॉर कराई थी, यूरोप जलाया था, और उसके बाद सुपर पावर बने थे। ये फिर रगे देंगे यूरोप को। इनके बेनिफिट में है हर दफा कि यूरोप को रगेदा जाए। अब जो अच्छी अच्छी बातें मार्को रूबियो कर रहे हैं कि हमारा तो यूरोप, हम तो असल में यूरोपियंस ही हैं, ये होता है लॉलीपॉप देना किसी और को। ये वहां पे, अब देखें यूरोप के अंदर ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, वहां जा रहे हैं। जब यूरोप में क्राइसिस आएगा, जब वहां खाने पीने को नहीं होगा, जब वहां पे ऑयल नहीं होगा, तो ऑयल कौन सप्लाई करेगा यूरोप को? वेनेजुएला करेगा ना। ठीक, हाँ जी सर। जब रशिया की गैस और ऑयल रुकेगी यूरोप के लिए, तो तेल कहां से आएगा? स्टेट ऑफ फोर्स बंद हो गया, रशिया ने गुस्से में बंद कर दिया, तो अमेरिका से ही आएगा ना यूरोप को अब सब कुछ। ठीक, तो नेट बेनिफिशियरी कौन है? ट्रंप और उसके एलाइज। ठीक। सो आपका कहना यह है कि जो इस वक्त अमेरिकी इकोनॉमी जो है, यूएस इकोनॉमी जो है, वो जो $38 ट्रिलियन की इस वक्त डेट में है, और $1 ट्रिलियन उन्होंने इंटरेस्ट रेट जमा कराना होता है हर साल इकट्ठा करना, तो अब ट्रंप साहब ने आप सोचे ना स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ? कितने लोगों को $3 ट्रिलियन की बात हो रही है कि वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के अंदर ये 24 घंटे के अंदर इधर उधर हो गए हैं $3 ट्रिलियन। हाँ जी। तो उन्होंने अपना कर्जा कम नहीं करना क्या?
उन्होंने भी तो कोई हल निकालना है ना उस बात का। तो आपका ख्याल ये है कि ये जो वॉर्स हैं, मेरा ख्याल ये है कि जो हो रहा है बाय डिजाइन हो रहा है, इत्तेफाकन कुछ नहीं हो रहा है। वॉर को कब तेज करना है, कब हल्का करना है। वॉर तेज करेंगे, इकोनॉमी नीचे जाएगी। वॉर को रिलैक्स करेंगे, इकोनॉमी थोड़ी दिन के लिए स्टेबलाइज होगी, लोग दोबारा पैसा लेके आ जाएंगे, वो पैसा फिर ऊपर लेके जाएंगे। जो प्रॉपर्टी के कामों में होता है वही खेल एक बड़े ठीक। आपका कहना यह है, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो इस वक्त सिचुएशन है ईरान की और इसराइल की, उस पर बात करते हैं। अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर हसन से जब बात हो रही थी तो एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही कि ये सब कुछ बाय डिज़ाइन है और जो कुछ हो रहा है, मार्केटें जिस तरह से गिर रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से अप हो रही हैं और डाउन हो रही हैं, और जो यूरोप के मसाइल हैं या लोगों को सप्लाई करना है ऑयल, वेनेजुएला का ऑयल, वो उससे जो कमाई करनी है वो कमा कर ही अमेरिका जो है वो इस पोजीशन में आएगा कि वो अपने डेट्स क्लियर करे या अपने आप को स्टेबल करे, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करे। ये जो इसके अंदर एक पहलू नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर एक दिन के अंदर 30-30, 35-35 डॉलर का अगर डाउन साइड हम देख रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि कल आने वाले वक्त के अंदर जो है वो हो सकता है कल प्राइसेस वापस करेक्शन ले, कुछ और प्राइसेस फिर दोबारा अप हों और फिर बहुत लंबी रैली भी हो सकती है प्राइसेस के अंदर। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना जो हुकूमत की माशी टीम है ये उसकी जिम्मेदारी है और उसको बड़ा मोहतात तरीके से उसको आगे चलाना होगा। ये मैं चाहूँगा सबसे पहले बाजवा साहब ये बताइए कि ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं ये टोटल आप क्या इनका वॉल्यूम देखते हैं? इन तमाम ऑस्टेरिटी मेजर्स से जो पाकिस्तानी है उसको क्या बेनिफिट होगा, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट आप देख रहे हैं कि जी कितने अरब का फ़ायदा हो सकता है और इससे कितने अरब की बचत हो सकती है? मुझे आवाज नहीं आ रही। जी बाजवा साहब का आवाज़ आ रही है? बाजवा साहब आवाज़ आ रही है? जी मैं बाजवा साहब को कह रहा था, बाजवा साहब आवाज़ आ रही है? जी अब आइए जी, पहले नहीं आ रही थी, अब आइए। मैं ये कह रहा हूं बाजवा साहब, ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड के मार्केट्स का कोई पता नहीं है, डॉक्टर हसन इशारा कर रहे हैं कि जी वो डाउन है तो आप भी जा सकती है, पैसे कमाने की गेम हो रही है, हर तरफ पैसा कमाने की वो खेल खेला जा रहा है। तो इस खेल के अंदर जो आपकी इकोनॉमिक टीम है क्या वो इस खेल को कूप अप कर पाएगी? और दूसरी बात यह कि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लिए गए, अनाउंस किए गए, इससे आप क्या बेनिफिट देख रही है गवर्नमेंट कि क्या बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ जो आप लीड कर रहे होते हैं बाय एग्जांपल? ये भी पूछ लेना कि हमारी तरफ से पैसे किसने कमाए हैं। मैं डॉक्टर साहब ये वो तो इशारा कर चुके हैं, शाहिद इकबाल साहब कह चुके हैं कि जनाब ये जिन कंपनियां हैं जिनके पास रिजर्व थे ऑयल के, इन्होंने जो ये 20 अरब की बात कर रहे हैं, बाद मईशतदान तो सर 100 अरब तक की बात भी कर रहे हैं। लीटर ऑयल स्मगल होता है ईरान का, वो कहां से हो रहा है, अब कितना आ रहा है, वहां से स्मगलिंग कितनी ज्यादा है? वो ईरान का तो खैर काफी कम किया था इन्होंने ऑयल, क्योंकि वो टेररिज्म से रिलेटेड फाइनेंस हो रहा था, टेररिज्म तो उसको काफी कम नहीं हुआ था, कर्टेल किया है उन्होंने। चले उस पर भी बात कर लेंगे किसी वक्त। मैं बाजवा साहब ये बताइए कि इससे बेनिफिट क्या आप देख रहे हैं कि इससे क्या बेनिफिट होगा, कौम को क्या बेनिफिट हो सकता है? इसमें सर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं, आज भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें सॉरी यही डिस्कशन हुई है कि खुदा ना करे कि अगर फिर इंक्रीज होते हैं रेट्स पेट्रोल के, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कैटेगोरिकली, मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि हम अवाम के ऊपर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। हम जो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनमें से पैसे काट के और अवाम को रिलीफ देंगे। तो बाजवा साहब मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि ये काम आज से 3 दिन पहले क्यों नहीं किया गया? 3 दिन पहले पास ऑन क्यों कर दिया गया? उस वक्त तो हमारे पास 3 दिन प्लस, यानी ये 3 दिन के जो रिजर्व हमने यूज किए हैं वो भी मौजूद थे। मैं अर्ज करता हूं, आपकी बात दुरुस्त है, आई एग्री विद यू, लेकिन असल बात यूं है कि ये जो रेट्स डिक्रीज हुए हैं ये उस वक्त हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्टेटमेंट आई है। जी आई है। उसके बाद ये जो बेहतरी की सूरत हाल हुई है वो उसके बाद हुई है। अगर जो उनकी स्टेटमेंट से पहले सूरत हाल थी अगर आज भी वही होती तो आज भी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लंबी लाइनें लगी होती। मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ, 2013-14 मैं 1 मिनट छोटा सा टाइम लूंगा। 2013-14 में मैं छोटी सी बात सिर्फ याद कराना, जस्ट रिमेंबर अपने दोस्तों को भी, कि जब लोड शेडिंग 20-20 घंटे होती थी तो आप जैसे सीनियर साहबी और इकबाल साहब जैसे लोग भी ये कहते थे कि जैसे मर्जी हो, जितनी मर्जी महंगी बिजली मिले, बिजली मिलनी चाहिए, जितनी किसी की जरूरत होगी लोग उसको कंट्रोल कर लेंगे, हमें मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का यही माटो है
कि अवाम को पेट्रोल मिलना चाहिए, हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। अगर बढ़ाना पड़ा तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट फंड्स को कटौती करके उस तरफ अवाम को फायदा नहीं है। ये आपसे शाहिद साहब को सवाल करना चाह रहे हैं, फिर मैं इसके ऊपर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सिंपल ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो नया तेल खरीदा है, चूंकि 55 रुपये बढ़ाने के बाद उनका यही एक मौक़िफ़ था कि नहीं हमने सौदा किया है, उसमें 55 रुपये रेट बढ़ गया है, तो अगर रेट कम हो जाता है तो वो हमें उसी रेट पर ही मिलेगा पाकिस्तान को, फिर जाहिर है फिर अवाम को भी तो ऐसे ही मिलेगा। डेफिनेटली वो तो फिर गवर्नमेंट को ये सब क्लियर करना पड़ेगा कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो फौरी तौर पे कम किया जाएगा। ठीक है, आपका ये तो नहीं वो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ हुकूमत जो है वो हुकूमत इस चीज का नाम नहीं है कि जो अवाम आपसे जो चाह रही है, या हुकूमत जो अवाम प्रेशर दे रही है उस प्रेशर में आके हुकूमत वही कुछ करना शुरू कर दे जो अवाम मानती है। हुकूमत लीड करती है और हुकूमत रास्ता दिखाती है। मेरी राय के अंदर हुकूमत अवाम को बताती है कि एक्चुअली हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी और आपने किस साइड पे जाना है। ये जो सॉरी सर, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये सारी लाइन दी है, सारा कुछ कैटेगोरिकली उन्होंने बताया है कि हमें ये इस तरह के हम इसलिए ये किया और अगर हम इसको कम भी करेंगे। उन्होंने लीड किया सर पूरी। नहीं ठीक है, आपकी मैं आपके पॉइंट से ये बात कर रहा था कि मैं सिर्फ इसलिए कि अवाम क्या चाह रही है, अवाम क्या सोच रही है, अवाम अपने लेवल पे बातों को सोचती है, हुकूमत अपनी सतह पर बात करती है और उन्होंने मैसेज का इंटरेस्ट देखना होता है और मैसेज के इंटरेस्ट के अंदर जरा डिफरेंट चीजें आपको करनी होती है। ये नहीं जरूरी कि वो मेरे और आपके इंटरेस्ट के साथ चलेगी हुकूमत। बहरहाल मैं ये जो बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। बैरिस्टर साहब, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो दावा कर दिया है बाजवा साहब ने कि जी फॉरेन प्राइसेस कम होंगी, अब $30-34 तो आज कम हो चुकी हैं, क्या आज रात को कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर पाएगी या कल ये कोई अनाउंसमेंट आएगी या एक हफ्ता हम यही प्राइसेस बर्दाश्त करेंगे? नौशाद साहब, आपने बिल्कुल आगे ठीक कहा कि हुकूमतों का काम फैसले करने होते हैं, बुरे हालात के अंदर अच्छे फैसले करने होते हैं। अब देखें आगे मेरे भाई बाजवा साहब खुद सारी चीजें तस्लीम कर रहे हैं कि गवर्नेंस का इशू है इनके पास। देखें, इन्होंने कहा कि जी ट्रंप का एक स्टेटमेंट आई है तो प्राइसेस नीचे आ गई हैं और हम अभी बैठे मीटिंग कर रहे हैं। काश कितना अच्छा होता है। ये कहते हैं अभी मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है, रात 11 बजे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर दोबारा टीवी पे आकर कहेंगे जी कि हम 55 रुपए वापस ले रहे हैं क्योंकि 3 दिन के अंदर जो सौदे हुए हैं, हम ये खुद मान रहे हैं कि पुराने पैसों के अंदर सौदे हुए हैं तो हम प्राइसेस वापस लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि जी हम बर्डन और आगे शिफ्ट नहीं करेंगे अवाम पे। भाजपा साहब आप ऑलरेडी बर्डन शिफ्ट कर चुके हैं और वो बर्डन जो बर्डन था भी नहीं क्योंकि वो तो प्राइसेस खत्म हो गई। तो गुजारिश ये है, ये इन लोगों से अगर आप ये तवक्को करें कि ये लोगों के फलाह के लिए कुछ करेंगे तो ये 11 अरब रुपए का जो है वो प्यारा ना खरीदते। इन्होंने जो गवर्नमेंट जो व्हीकल पॉलिसी बनवाई जिसके अंदर इन्होंने अनलिमिटेड फ्यूल दे दिया उनको, ये आज से 5-7 दिन 10 दिन पहले की बात है, कुछ ज्यादा अरसा दूर हम लोग नहीं गए इसके ऊपर। उस वक्त इन्होंने सारा कुछ किया। मुझे बताएं, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं, क्या ट्रांसपोर्ट में प्राइसेस नहीं बढ़े? क्या किराए नहीं बढ़े? बढ़ गए। वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता सर। यहाँ पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। अगर ये इस चीज का पता हो कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगी हैं तो यहाँ तो पेट्रोल पंप जो है वो बंद करके पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर पीछे रह जाए या सब्जी वाला पीछे रह जाए? सब्जी वाला तो पहले सब्जी जो है वो उठा के दुकान के अंदर ले जाता है और बताता है कि जनाब सब्जी आई नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए अभी तय नहीं हुए। 2 दिन की पुरानी सब्जी फिर वो बेचता है और नए रेट्स के साथ उसके साथ बेचता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये तो इसी तरह चलेगा। ये कोई किसी एक गवर्नमेंट का मामला नहीं, हमने हर गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें देखी हैं। नौशाद साहब, मैं आपसे बिल्कुल वही इसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अब ये प्राइसेस बढ़ी हैं, ये बढ़ी थी तो अब ये प्राइसेस $100 से नीचे आ गई, $88 पे आ गई है। $22 का जो है वो डिडक्शन है इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम। तो ये 3 दिन के अंदर ऐसा क्या अनहोनी हो गई थी या गवर्नमेंट को इतना क्या था कि इनके हाथ पांव फूल गए? इन्होंने फौरी तौर पे रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी प्राइसेस ना बढ़ी तो हम मर जाएंगे, मुल्क जो है खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगा और गरीब अवाम जो है उसको आपने पिस के रख दिया। जबकि आपने महंगाई पहले ही इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और आने वाले दिनों में देखिएगा ये कहेंगे जी ये पेट्रोल की प्राइसेस का इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे डालेंगे। जिस तरह इन्होंने पहले आईपीपीज का आगे मेरे भाई ने बात की, आईपीपीज लाने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे और वो आईपीपीज थे जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर्स 1 यूनिट पैसा नहीं पैदा किया और आपने उनको डॉलर्स के अंदर पेमेंट की और उसके बाद जब आपने रीनेगोशिएट किया उनको तो आपने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
ये 8 IPPs हमें बगैर पैसे दिए छोड़ के जा रहे हैं और हमने बहुत ज्यादा सेविंग कर ली है। क्या ठीक। बिजली की प्राइस मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूंगा एक बादशाह साहब बड़ा शॉर्ट सा, ये जो अब प्राइसेस बढ़ती हैं, ये तो हमने देखा प्राइसेस बढ़ जाती हैं, हुकूमत बढ़ा लेती है, लेकिन जो उसके अगेंस्ट सारी अशियाएं ज़रूरिया की प्राइसेस बढ़ती हैं वो हमने कभी वापस पीछे आती देखी नहीं। ये जो अगर फर्ज कीजिए $30-35 की बात की जा रही है और अगर प्राइसेस कम भी कर दे गवर्नमेंट पेट्रोल की, तो आपको लगता है ये जो किराए बढ़ गए हैं या सब्जी महंगी हो गई या फल महंगा है, इसका कोई मैकेनिज्म है? बिल्कुल, एक मिनट। आपके पास एक ट्रैक्टर और ट्यूबवेल है, आपने महंगा डीजल इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपकी जो यानी फसल के ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ गया, ये जो पैसे 2 लाख लगता था 3 लाख हो गया, तो वो फिर मुतासर कौन होगा? या वो मुतासर होगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो उसने रखी हुई है वो होगा। ज़िम्मेदार कोई नहीं होता, वो बेचारे मजबूर होते हैं। मेरा कहना, लेकिन वो जब खत्म हो जाता है, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, फिर भी तो कोई प्राइस डाउन क्यों नहीं करती? गुलाम इसहाक खान के ज़माने में यार उसके बाद भी बजट आते रहे, ये सब हुकूमत को मशवरा यार, मशीर कौन सा मशवरा देते हैं? पूरी दुनिया में बजट जब बनता है तो उसका कैलकुलेशन की जाती है, एवरेज निकाली जाती है कि अप्स एंड डाउन अगर कीमतें साल में होंगी तो इतना कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अंदाजन। बजट बेसिकली तो मेजानिया ही होता है और उसके ऊपर रखा जा सकता है कि 6 महीने के लिए क्यों आप तय नहीं करते, हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद, और इसमें फायदा सिर्फ स्टॉकिस्ट का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।